हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस क्लासेस। मैं हूं मनीष और आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय का हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू के साथ साथ में टोटल थ्योरी के जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे राजनीतिक सिद्धांत क्या है, हमें राजनीतिक सिद्धांत की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ता है, राजनीतिक सिद्धांत को हमें अपनाने की ज़रूरत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत हम किस तरह से समझ सकते हैं, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो जहाँ से मेन टॉपिक हमारा होता है उस चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू को देखेंगे और वैसे एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है, और इस सीरीज़ में वे भी क्वेश्चन को ऐड किए गए हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। टोटल एमसीक्यू का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी से आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी के बाहर में जैक कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। जितने भी क्वेश्चन जैक का रहा है, रिकॉर्ड रहा है जैक का, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे एनसीईआरटी बेस होते हैं और एनसीईआरटी के अंदर ही होते हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होता जो एनसीईआरटी के बाहर से पूछा जाता हो। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक शब्द का अर्थ है। राजनीतिक शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देखिए, राजनीतिक शब्द का अर्थ राजा की नीतियाँ नहीं होती है। राजनीतिक प्राप्ति के लिए संघर्ष, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष, ये जो है सो राजनीतिक शब्द का सही अर्थ होता है। जनता की नीतियाँ, ये भी गलत है और इनमें से सभी ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है कि राजनीतिक शब्द का सही अर्थ जो होता है वो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष होता है। वैसे भी जब थ्योरी का पार्ट आप देखोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पे बात किया गया है कि राजनीति आखिर है क्या। तो राज्य के समस्त गतिविधियों का अध्ययन ही राजनीति कहलाता है, जिसके तहत हम राज्य में होने वाले सारे कानून, संगठन, इन सभी के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि एक तरह से हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति शब्द जो हम लोग यूज़ करते हैं, राजनीति को एक घृणा की नज़र से देखते हैं। रियल में राजनीति इतनी घृणा नहीं है, और राजनीति अगर वास्तव में इतनी ख़राब चीज़ होता तो दुनिया के कोई तो ऐसा देश होता जहाँ पर राजनीति नहीं होता। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ राजनीति नहीं होता है। प्रत्येक देश, प्रत्येक समाज में जो राजनीतिक होता है और राजनीतिक होता रहेगा आगे भी। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा गया कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। ये जो शब्द है ना, ये किसके द्वारा कहा गया है? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा है? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा क्या कहा है? क्या महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा है? या तो नेल्सन मंडेला ने ऐसा कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ के रखा है और इससे जूझने के सिवाय और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है। आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में किसने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बढ़िया है? कोई था, अभी हम लोग देखेंगे। क्या वो प्लेटो और सुकरात थे? क्या वो प्लेटो और अरस्तु थे? क्या वो रूसो और मार्क्स थे? क्या वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने अपने स्टूडेंटों के साथ में ये चर्चा किया कि क्या राजतंत्र बढ़िया है या लोकतंत्र बढ़िया है, और इन सब के बारे में बात किया गया था। हालांकि इसका सही जो जवाब हो जाएगा प्लेटो और अरस्तु। ये प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों के साथ में ये विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र बढ़िया होता है या लोकतंत्र बढ़िया होता है। आपको राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। तो राजा का शासन बढ़िया है या जनता का शासन बढ़िया है, ये चीज़ों के बारे में प्लेटो और सुकरात में बात किया था। ये आपका सारा एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ोगे तो सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से ही मिलेंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि आधुनिक काल में सबसे पहले किसने ये सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि उसे स्वतंत्रता मिले। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता है। और इस बात को जो है सो रूसो ने कहा था कि आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने यह सिद्ध कर दिया था कि स्वतंत्र मानव मात्र का जो है सो मौलिक अधिकार होता है। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि यह तर्क किसने दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया गया है तो समानता भी उसे उतना ही हक है लेने का। ये बात को जो सो किसने कहा? तो ये बात जो सो मार्क्स ने कहा था कि मार्क्स ने यह तर्क दिया कि समानता भी उतना ही निर्णायक है, उतना ही जरूरी है जितनी की जरूरी क्या है? स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति को आप स्वतंत्रता दे दिए लेकिन समानता नहीं दिए हैं तो आप कोई व्यक्ति अगर किसी के कुर्सी पर बैठ भी गया ना तो लोग कुर्सी को धुलवा लेते हैं। तो इस तरह की समानता, इस तरह का मतभेद हमारे समाज में नहीं
होना चाहिए, तभी एक लोकतंत्र जो है सो कायम रह सकता है और बढ़िया लोकतंत्र बन सकता है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है। एक पुस्तक है जो लिखा गया है और इस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा है, क्या महात्मा गांधी ने लिखा है, या जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है? ये जो बुक है हिंद स्वराज, ये जो पुस्तक है हिंद स्वराज, इसको जो है सो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आप भी आई क्वेश्चन है, अब इसको जरूर याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में इस बार का पूछा गया है। आप इस वीडियो को कर लिए और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे लगभग, ये 20 क्वेश्चन को करने के बाद में आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 50 में 50 नंबर ला सकते हो। लेकिन हाँ, आप सिंसियरिटी के साथ में अगर पढ़ते हो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ कर लेना है, घुसा लेना है। और अगर इससे नहीं होता सब्जेक्टिव पोर्सन को भी कर लें, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, आपको पूरी कहानी जब याद होगा ना तो ऑब्जेक्टिव आपसे खुद बन जाएगा। और प्रीवियस ईयर कर लेते तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं रह जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने यह तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। ये बात को आप जानते हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए भगवान माना जाता है कौन? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा किया होगा? क्या महात्मा गांधी ने ऐसा किया होगा? क्या जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान जब बन रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। और वह संरक्षण आज भी जो सोच समाज में उसको मिलता आ रहा है, आरक्षण मिलता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के सिद्धांतों को डैश में शामिल किया गया है। गांधी के सिद्धांतों को किस में शामिल किया गया है? तो गांधी के जो सिद्धांत थे ना, उसको क्या मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया था, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, मौलिक में शामिल किया गया, या इनमें से कोई नहीं? इनमें नीति निर्देशक तत्वों में जो है सो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में जो है शामिल किया गया। VVI क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है किन अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत किन अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं? तो हमने सब्जेक्टिव पोर्शन में ये पढ़ रखा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र सभी को जो है सो क्या करता है? स्पष्ट करता है, सभी की अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द रिपब्लिक पुस्तक जो है, दी रिपब्लिक पुस्तक किसकी पुस्तक है? ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? और ये जो पुस्तक है ये प्लेटो के द्वारा जो है सो लिखा गया है। अरस्तु ने इसको नहीं लिखा हुआ है, सुकरात ने नहीं लिखा हुआ, रूसो ने नहीं लिखा हुआ, प्लेटो ने ये पुस्तक को लिखा हुआ। दी रिपब्लिक जो पुस्तक है वो प्लेटो के द्वारा लिखा गया। और अब इस चीज़ को याद रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। VVI 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राजनेता नहीं थे लेकिन इनके विचारों ने राजनेताओं को प्रेरित किया? ये खुद एक राजनेता नहीं थे लेकिन इनके विचारों ने जो सो राजनेताओं को प्रेरित किया है। तो क्या महात्मा गांधी, रूसो, मार्क्स या कौन थे? इनमें सभी हो जाएगा, महात्मा गांधी, रूसो और मार्क्स, ये सभी जो है सो एक राजनेता नहीं थे लेकिन इन्होंने जो है सो राजनेताओं को प्रेरित किया है। ये जो तीनों है ना, ये विचारक थे, समाज सुधारक थे, विचारक समाज सुधारक थे। और इन लोगों ने कभी अपने मतलब ये लोगों कभी राजनेता के रूप में नहीं उभरे, राजनेता के रूप में नहीं आए, लेकिन हाँ राजनेताओं को हमेशा जो है सपोर्ट किया और उनको जो है हमेशा प्रेरित करने का काम किया है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में किसे सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता है? प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में किसे सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति जो है सो कहा जाता है? तो ये विवेकशील व्यक्ति जो है सो कहा जाता है किसको? ये सुकरात को जो है सो कहा जाता है। सुकरात को अत्यधिक विवेकशील व्यक्ति जो है सो कहा जाता है। अरस्तु को नहीं, प्लेटो को नहीं, रूसो को नहीं, सुकरात को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं? आपको ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को, आप सही और गलत के बारे में बताना। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों का चर्चा करता है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर बात करती है जिसके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है। राजनीतिक संस्थाएं कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ संस्था से मतलब आप जो धार्मिक संस्था जोड़ लेते हैं वो संस्था नहीं होता है। हमारे पुलिस अधिकारी मतलब जिस संस्था में काम करते हैं वो भी एक संस्था हो गया, सदन भी एक संस्था हो गया, इस तरह की संस्था होती है। और राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधी की व्याख्या करता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत कभी भी किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि धर्म का कोई भी बात को संविधान में कहीं भी ऐड किया ही नहीं गया है। यह समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, C नंबर हमारा सही है।
और डी नंबर देखते हैं क्या है, यह राजनीतिक दलों को प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा कौन सही हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर गलत हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा और डी नंबर हमारा जो सो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है। नई राजनीति का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, अरस्तु को, मैकियावेली को, रूसो को या प्लेटो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये यहाँ पे सही जवाब जो हमारा हो जाएगा मैकियावेली को जो सो नई राजनीति का पिता कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है उसकी लेखक कौन है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है उसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है लासवेल के द्वारा नहीं लिखा गया, रूसो के द्वारा नहीं लिखा गया, प्लेटो के द्वारा नहीं लिखा गया, अरस्तु के द्वारा जो बुक को लिखा गया, पॉलिटिक्स नामक बुक को अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म जो है कब हुआ था, तो व्यवहारवादी जो क्रांति है उसका जन्म 1945 में हुआ था। व्यवहारवादी क्रांति का जन्म 1945 में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य राज्य शासन और सत्ता का अध्ययन करता है, तो इनमें से कौन राज्य सत्ता शासन का अध्ययन करता है, तो राज्य सत्ता और राज्य 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन राज्य शासन और सत्ता का अध्ययन करता है, तो राज्य शासन और सत्ता का अध्ययन जो है सो यहाँ पे हमारा राजनीतिक विज्ञान में होता है। राजनीतिक विज्ञान में जो है राज्य शासन और सत्ता तीनों का जो है सो अध्ययन होता है। आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, क्या प्लेटो हैं, डेविड स्टर्न हैं, कौटिल्य हैं या अरस्तु हैं। डेविड स्टर्न जो है सो यहाँ पे जो है सो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, डेविड स्टर्न है। और नए युग का जो था उसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुआ है, तो सर्वप्रथम जो है संघात्मक शासन का जो स्थापना है कनाडा में हुआ था। भारत में नहीं हुआ, अमेरिका में नहीं हुआ, सोवियत संघ में नहीं हुआ, कनाडा में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर तो क्वेश्चन तक ही है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चाहें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।